इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री को हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म पढ़ा था। तो स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट साइट में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मगध साम्राज्य से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मगध साम्राज्य है इसे एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो इसका हम 2 भाग कर देंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें को मगध साम्राज्य को पूरा कवर कर लेंगे। तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका बृहदत्त है, और इसके जो पुत्र है जरासंध था इसका पुत्र। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक उतना एग्ज़ाम में नहीं आता है। मगध साम्राज्य पे कितने वंश शासन किए हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मगध साम्राज्य पे कुल 7 वंश हुए। ट्रिक है इसका हसीन मशूक शाह। ह से आपका हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। कुल 7 वंश हुए मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले। तो हर्यक वंश पहला हुआ बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो फर्स्ट वंश और लास्ट वंश अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और अंतिम शासक जो था नागदशक। और सी से शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग वंश, और इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, और इसका अंतिम शासक जो था धनानंद। फिर मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक जो था बृहदत्त। ये बृहदत्त नहीं, ये था मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। ये तो संस्थापक था। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, और अंतिम शासक इसका देवभूति था। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, इसका अंतिम शासक सुशर्मा, और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमुक था। ठीक है, तो ये ट्रिक से याद रखिएगा। कभी कभी सजाने को भी दे देता है शुरू से अंत के लिए, अंत तक वंश, तो इसको याद रखिएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो कुल 7 वंश हुए मगध साम्राज्य में। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक वो शिशुनाग ही था, और अंतिम शासक था इसका नंदीवर्धन। तो नागदशक को शिशुनाग ने हत्या करके शिशुनाग की स्थापना की। फिर इसका अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना की। इनका अंतिम शासक हुआ धनानंद। धनानंद को मार के मौर्य वंश का स्थापना हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अंतिम शासक इसका बृहदत्त। और शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया बृहदत्त को मारकर। इसका अंतिम शासक देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने किया देवभूति को हत्या करके। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था, और सुशर्मा ने सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। ठीक है, तो सारे वंश को अब विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हर्यक वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद शिशुनाग पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे, फिर शुंग वंश पढ़ेंगे, उसके बाद कर्ण वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश से पढ़ते हैं। पहला वंश हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, 544 BC में ईसा पूर्व। इसका अंतिम शासक जो हुआ नागदशक। बिंबिसार जब
मगध साम्राज्य का राजा बने थे, तो उस वक्त वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। तो उन्होंने शक्तिशाली बनने के लिए शादी की पद्धति को अपनाई और उन्होंने पहली शादी महाकोशला से की, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। इनका जो जो शादी है काफ़ी प्रचलित है। वैसे इन्होंने बहुत सारी शादी किया था बिंबिसार ने। तो एक चेलना से शादी किया था, एक क्षेमा से शादी किया था और एक कौशला से। तो 3 शादी इनकी महत्वपूर्ण है। तो महाकोशला जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और जब इन्होंने शादी किया तो इन्हें दहेज में काशी मिला, जिससे वो शक्तिशाली हुए। फिर उन्होंने चेलना से शादी की। चेलना कौन थी? तो वजी संघ की राजधानी की राजकुमारी थी चेलना, और ये चेतक की पुत्री थी। क्षेमा जो थी ये मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी थी। क्षेमा चेलना वजी संघ की राजकुमारी थी और महाकोशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। तो इस तरह बिंबिसार ने 3 शादियाँ की, जिससे उनका साम्राज्य विस्तार जो हुआ काफ़ी बड़ा हो गया और वो शक्तिशाली हो गए। उसके बाद बिंबिसार ने आम्रपाली एक थी नर्तकी डांसर, उनसे शादी की। उनसे एक पुत्र हुआ जीवक। ये चिकित्सक थे जो काफ़ी महान चिकित्सक थे उस वक्त के। और अब बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रभोत जो थे, अवंती को जीतने के लिए बिंबिसार ने सोचा कि अवंती को कैसे जीता जाए। उसी वक्त चंद्रप्रभोत बीमार हो गए थे पांडु रोग से, जिसे पीलिया कहते हैं। तो उस रोग से प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने जीवक को भेजा था उनकी इलाज के लिए। जब अवंती के राजा चंद्रप्रभोत पांडु रोग से प्रभावित थे तो उन्हें कोई दवा काम नहीं आ रही थी। तो बिंबिसार के जो पुत्र थे जीवक, उन्होंने उसको वहाँ पे उनकी इलाज के लिए भेजा था जीवक को, जिससे अवंती के राजा चंद्रप्रभोत काफ़ी प्रभावित हुए और ठीक हो गए। तो इस तरह बिंबिसार ने अवंती को भी अपने राज्य में मिला लिया था। अंग को जितना मगध का हिस्सा बना लिया था। अंग जब ये तीनों, उन्हें काशी मिल गया था, मध्य पंजाब मिल गया था जी, और वज्जी मिल गया था, तो काफ़ी उनका साम्राज्य जो था शक्तिशाली हो गया था। तो उन्होंने अंग पे भी आक्रमण किया था और अंग को भी अपने हिस्सा में मिला लिया था। और बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। बिंबिसार कुल 52 वर्ष तक शासन किए और इसके जो पुत्र थे अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देते हैं राजगद्दी पे बैठने के लिए। ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु को पढ़ेंगे। अभी टॉपिक में बिंबिसार हमने पढ़ लिया। अजातशत्रु, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु को पितृहंता और इसका उपनाम क्या है? कुनिक भी कहा जाता है इसे। काशी को पुनः किसने वापस ले लिया? प्रसेनजीत ने ले लिया, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, जिससे प्रसेनजीत नाराज हो गए थे क्योंकि उनकी बहन विधवा हो गई थी। तो अजातशत्रु के जो मामा थे उन्हें काशी को वापस ले लिया था, जो बिंबिसार को दहेज में मिला था। तो अजातशत्रु ने सोचा कि काशी को वापस कैसे लिया जाए, तो प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, उससे शादी कर लेते हैं अजातशत्रु, जिससे उन्हें काशी वापस में मिल जाती है। अजातशत्रु का वैशाली पर भी नज़र था। उन्हें सोचा वैशाली को कैसे जीता जाए। तो अजातशत्रु ने उनके जो मंत्री थे वर्षाकार, ये काफ़ी चतुर थे, तो उन्होंने वैशाली भेजा था वहाँ पे फूट डालने के लिए, क्योंकि वैशाली में काफ़ी संगठन था, उनको तोड़ना मुश्किल था। इसीलिए वहाँ पे फूट डालने के लिए अपने मंत्री वर्षाकार को वहाँ पे भेजे थे।
और जब फूट डाल दिए तब अजातशत्रु ने वैशाली पे आक्रमण किए और उसमें 2 हथियार का प्रयोग किया गया, महाशिलाकंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया गया। महाशिलाकंटक यानी बड़ा बड़ा पत्थर से आक्रमण किया गया और रथ से युद्ध किया गया। और अजातशत्रु का जो शासनकाल रहा, उन्होंने कुल 32 साल तक शासन किए। और अजातशत्रु के ही समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और राजगीर में उन्होंने करवाया था। और इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा अजातशत्रु थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो अजातशत्रु किसके बेटे थे? बिंबिसार के। इसे प्रीतिहंता, इसका उपनाम कुनिक है। काशी को वापस किसने ले लिया था? प्रसेनजीत ने। काशी को पाने के लिए प्रसेनजीत की बेटी से अजातशत्रु ने शादी की। अजातशत्रु का मंत्री वर्षाकार था, जिसने वैशाली में फूट डाला और जिससे वैशाली को अजातशत्रु ने जीत लिया। 2 हथियार प्रयोग किया गया, महाशिलाकंटक और रथमसूल। 32 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। स्थान था राजगीर। अध्यक्ष थे महाकश्यप। अब अजातशत्रु के जो बेटा होंगे उदयन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। उदयन किसके बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इससे क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की और इसे राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया था। जैन धर्म का ये अनुयायी था और इसके पिताजी अजातशत्रु जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बिंबिसार, वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार उदयन के दादा हुए। अंतिम शासक जो हुआ इसका नागदशक हुआ। उदयन से एक ही क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। 2 क्वेश्चन। अंतिम शासक इसका नागदशक, ये इम्पोर्टेंट है। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। और किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और राजधानी क्या बनाया? वैशाली। तो नागदशक की हत्या की शिशुनाग ने और शिशुनाग ने शिशुनाग की स्थापना की और राजधानी बनाई वैशाली। शिशुनाग वंश में एक कालाशोक था, उसने अब बनाई राजधानी पाटलिपुत्र को, यानी कि वैशाली राजधानी था ये, लेकिन पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाया। और इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली आपका। अध्यक्ष थे साबाकामी और शासक तो कालाशोक्ति था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो था आपका नंदीवर्धन। हत्या किसने कर दी थी? महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। तो उदयन से इतना चीज़ याद रखिएगा कि उदयन ने किसकी हत्या की थी? अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी बनाई थी। जैन धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक किसका था? हर्यक वंश का नागदशक। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई और वही कालाशोक जो शिशुनागी वंश का था उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति करवाया 383 BC में। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आपका हुआ नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को किसने मारा? महापद्मनंद ने मारा और नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश पढ़ेंगे। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। ये जैन धर्म का अनुयायी था और ये निम्न जाति का था।
तो जैसे ही राजा बना तो क्षत्रियों का नाश करके इसने सर्व क्षत्रतक का उपाधि धारण की, कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। ये दो चीज़ याद रखिएगा कि महापद्मनंद जो था निम्न जाति का था और इसने क्षत्रियों का नाश करके सर्व क्षत्रक की उपाधि धारण की और एक राट की उपाधि धारण की। किसको जीतकर? कलिंग को जीतकर। महापद्मनंद कलिंग की राजधानी तोहसील जो थी, कलिंग की राजधानी तोहसील से जैन संत जो थे, जैन भिक्षु की मूर्ति था, जिनसेन की मूर्ति था, उसे प्रतिमा को लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था। ठीक है। महापद्मनंद का उत्तराधिकारी जो था धनानंद था और धनानंद के समय क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो चाणक्य द्वारा क्या हुआ था? चाणक्य का अपमान हुआ था धनानंद के द्वारा। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाला था तो उस समय जो चाणक्य थे तक्षशिला में थे। तो पाटलिपुत्र उस वक्त काफ़ी मजबूत साम्राज्य था, शक्तिशाली साम्राज्य था। तो चाणक्य पाटलिपुत्र आते हैं धनानंद से मिलने के लिए। काफ़ी शक्तिशाली शासक था धनानंद, तो उनसे मदद मांगने आते हैं सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए और सब राजा से बात करेंगे तो सिकंदर से युद्ध के लिए। लेकिन धनानंद चाणक्य के बात को नहीं मानते हैं और चाणक्य का अपमान कर देते हैं। चाणक्य का जो अन्य नाम है विष्णुगुप्त है और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र में तो बिल्कुल नहीं है, राजनीतिक से संबंध में इनकी पुस्तक है। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं और इनके सहयोग से धनानंद की हत्या करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो धनानंद से बदला लेने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाते हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं और धनानंद की मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना होती है। सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान जो है मकदूनिया। इनके पिता जो थे मकदूनिया के राजा थे और इसके पिता फिलीपींस, और ये जो राजा बने थे 359 BC में। और सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु। और सिकंदर भारत कब पहुंचा था? 325 BC में और भारत पे आक्रमण किया था 326 BC में। ठीक है। सिकंदर की पत्नी का नाम था रुक्साना या इसे रेक्सोना कहते हैं। सिकंदर का घोड़े का नाम बाऊकेफला। सिकंदर के सेनापति जो थे एक जल सेनापति और एक थल सेनापति। तो जल सेनापति का जो नेतृत्व कर रहे थे नियाकस और थल सेनापति का जो कर रहे थे सेलुकस निकेटर। और एक लड़ाई हुई था सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइड एंड स्पीच का युद्ध कहते हैं। इसे ही झेलम या फिर विस्तता का युद्ध कहते हैं। ये 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने राजा पोरस की कलाई पे राखी बांधी थी, क्योंकि राजा पोरस जो थे उनसे डट के सामना किए थे। इससे पहले जितने भी थे सब ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इन्होंने युद्ध नहीं किया था। तो इसीलिए सिकंदर बोले कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो सिकंदर ने राजा पोरस ने कहा कि जो एक जीता हुआ राजा हारा हुआ राजा के साथ करता है। तो इस शब्द से सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुए और बोले कि अभी तक जितने भी मैंने युद्ध लड़े सब ने आत्मसमर्पण कर दिया, एक तुम डट के रहे। इसलिए राजा पोरस जो थे सिकंदर की
पत्नी ने उनके कलाई पे राखी बांध ली और उनके अपने गुट में मिला लिया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन में आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो सिकंदर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और भारत में कुल 19 महीने सिकंदर रहे और इनका मृत्यु 323 BC बेबीलोन में हो गया था। सिकंदर का मकबरा कहाँ है, तो ये बेबीलोन में है। अब थोड़ा सा ये जो गुरु है उनको देख लेते हैं। जैसे कि सिकंदर का जो गुरु थे वो थे अरस्तु। तो अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु थे ये आपके प्लूटो। प्लूटो के गुरु थे सुकरात और सुकरात के गुरु थे अफलातून। ठीक है, तो ये ट्रिक है आसपास, इसको याद रखिएगा, आसपास याद रखिएगा। तो आसपास यानी ए से अफलातून, ए से सुकरात, पी से प्लूटो, ए से अरस्तु और ए से आपका सिकंदर हो गया। तो सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात और सुकरात के गुरु हो गए आपके अफलातून। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाता है। तो मकबरा कहाँ है सिकंदर का, बेबीलोन में। मृत्यु हुई थी 323 BC में, बेबीलोन में ही हुई थी। भारत पे कुल 19 महीने सिकंदर रहा। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध कहते हैं, 326 BC में हुआ था। सिकंदर भारत 325 ईसा पूर्व में आया था BC में, और ये मकदूनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप्पी था, ये भी मकदूनिया का शासक था। और 359 BC में इसके पिता शासक बने थे। अब देखते हैं थोड़ा आगे। सेलुकस निकेटर शासन मुल्तान सिंह, इसके देख लेते हैं। तो सेलुकस निकेटर जो थल सेनापति था वो पाकिस्तान के एरिया में रुक गया था, वहाँ पे वो शासन कर रहा था। सिकंदर राजपाट वहाँ का दे के वो चले गए थे। तो भारत पर आक्रमण जो सेलुकस निकेटर किया था 305 BC पूर्व में, ईसा BC पूर्व में। तो उस वक्त जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त छोटा थे, तो सेलुकस निकेटर ने सोचा कि अभी अभी तो नया राजा बना है, इसको एकदम आसानी से हरा देंगे, ऐसा सेलुकस निकेटर ने सोचा था। लेकिन हुआ नहीं, इसमें सेलुकस निकेटर की हार हो गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है सेलुकस निकेटर की पुत्री से, हेलिना से। सेलुकस निकेटर का राजदूत जो था मेगास्थनीज, जो उसकी हेलिना जो बेटी थी उसके साथ सेलुकस निकेटर ने उन्हें भेजा था। और जो मेगास्थनीज जो थे यूनान के ही थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका इनकी पुस्तक थी। इंडिका पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है मेगास्थनीज ने। सीरिया नरेश जो एंडुकस थे वो राजदूत के रूप में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस ये मिस्र का शासक थे। और फिलोडेफिस जो थे इन्हें टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए वो बिंदुसार हुए। तो बिंदुसार है ये बिंबिसार नहीं, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, और बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित रखते हैं। तो इसका ट्रिक अगर रहेगा तो मोर ने लगा ली बिंदी से करके आप याद कर सकते हैं। तो मौर्य वंश से बिंदुसार याद रख सकते हैं। तो बिंदुसार से सीरिया नरेश एंटियोकस से 3 वस्तु की मांग किए थे बिंदुसार ने। एंटियोकस से क्या क्या मांगे थे, तो मदिरा मांगे थे जो उन्हें मिल गया था, सूखा अंजीर मांगे थे जो उन्हें मिल गया था, और दार्शनिक जो मांगे थे तो उन्हें नहीं दिया गया था, उनके मांग को पूरा नहीं किया गया था। तो यहाँ पे सेलुकस का राजदूत था, सेलुकस का राजदूत है मेगास्थनीज, और सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस। तो डायमेकस जो था, तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ये मौर्य वंश, फिर बिंदुसार, अशोक के अभिलेख। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ सेल्यूकस निकेटर तक ही रखेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत है वो कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका, और ये हेलिना के साथ आया था। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, और उसके बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था। ये सीरिया नरेश एंडुकस का राजदूत था। और बिंदुसार, सीरिया नरेश एंडुकस से 3 वस्तु के मांग किए थे, मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। तो मंदिरा यानी शराब और सूखा अंजीर इन्हें दोनों मिल गया था, लेकिन दार्शनिक इन्हें नहीं मिला था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश से पढ़ेंगे। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद।